हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको रेलवे ग्रुप डी के आंसर की का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको साइंस के क्वेश्चन करवाने वाले हैं। कौन सी शिफ्ट के? 28 नवंबर को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए साइंस के सारे क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है? दोस्तों, आणविक द्रव्यमान की गणना जो है ये अणु में परमाणुओं के सभी परमाणु द्रव्यमानों को जोड़कर की जाती है। कैसे की जाती है? अणु में परमाणुओं के सभी परमाणु द्रव्यमानों को जोड़कर आणविक द्रव्यमान की गणना की जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लवण जल से सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, लवण जल से सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने के लिए जो है लवण जल का विद्युत अपघटन अभिक्रिया का या प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। किसका? लवण जल का विद्युत अपघटन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। एक आयताकार कांच की पट्टी के दो समानांतर विपरीत फलकों से प्रकाश गुजरने के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच क्या संबंध होता है? दोस्तों, एक आयताकार कांच की पट्टी के दो समानांतर विपरीत फलकों से प्रकाश गुजरने के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो संबंध होता है वो क्या होता है? निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर होती है, लेकिन थोड़ी सी साइड की ओर क्या होती है? स्थानांतरित हो जाती है। क्या होती है निर्गत किरण? निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समानांतर होती है, लेकिन थोड़ी सी साइड की ओर स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में सत्य नहीं है? दोस्तों, यह गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा है, तो ये तो सत्य कथन है दोस्तों मुख्य अक्ष के बारे में। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंबवत होता है। दोस्तों, ये भी क्या है? हमारा सत्य कथन है। मुख्य अक्ष जो होता है ये दर्पण के ध्रुव पर कैसा होता है? अभिलंबवत होता है। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। नहीं दोस्तों, ये है हमारा मुख्य अक्ष। ये हमारा मान लेते हैं कोई दर्पण है, कोई भी दर्पण ले लेते हैं, अवतल दर्पण ले लेते हैं। ये हमारा क्या है? ये है हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष। ये होता है हमारा पोल, ये होता है हमारा फोकस, और इससे डबल दूरी पे क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, अब क्या बोला है? मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण जब आती है, दोस्तों एक किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के पश्चात क्या बोल रहा है? वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। गलत बात। परावर्तन के बाद जो है ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कहां से? मुख्य फोकस से। तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत कथन हो जाएगा। अगला है दोस्तों, गोली दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर नहीं होता। देखिए ये दोस्तों, ये है मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष है, और इसी पर क्या बोला है? फोकस मुख्य अक्ष पर नहीं होता। देखिए फोकस तो मुख्य अक्ष पर स्थित है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत कथन हो जाएगा। तो तीसरा और चौथा कथन जो है दोस्तों ये हमारा गलत कथन हो जाएगा, सत्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मरीज के धड़कन की आवाज छाती से स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कान तक कैसे पहुंचती है? दोस्तों, मरीज के दिल की धड़कन की आवाज छाती से स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कान तक कैसे पहुंचती है? तो ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा पहुंचती है। किसके द्वारा? ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही ढंग से वर्णन करता है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना कैसे की जाती है? दोस्तों, हम जानते हैं विभवांतर V बराबर क्या होता है? ये होता है कार्य बटा आवेश के। क्या होता है? कार्य बटे आवेश के होता है। तो विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा? किया गया कार्य बटे आवेश के। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिस प्रकार न्यूटन का संबंध भार से है, उसी प्रकार किसका संबंध दाब से है? तो दोस्तों, न्यूटन किसकी इकाई है? भार की इकाई है। तो दाब की इकाई क्या होती है? पास्कल होती है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस धात्विक ऑक्साइड को केवल गर्म करके
धातु में अपचयित किया जा सकता है। तो वह धात्विक ऑक्साइड जिसे केवल गर्म करके धातु में अपचयित किया जा सकता है वह है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो दोस्तों ये धात्विक ऑक्साइड है, इसे केवल गर्म करके धातु में अपचयित किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब ठोस लेड 2 नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो एक पीला अवशिष्ट रह जाता है। क्या रह जाता है? पीला अवशिष्ट रह जाता है और दो गैसें निकलती है, एक लाल भूरे रंग की होती है तथा दूसरी दहन में सहायक होती है। कौन सी गैसें निकलती है ये हमको बताना है। दोस्तों एक अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया? लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है, लेड नाइट्रेट मतलब ट्वाइस PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको जब गर्म किया जाता है दोस्तों तो क्या होता है? ये बनता है लेड ऑक्साइड 2PbO प्लस क्या बनता है? नाइट्रोजन गैस बनती है और क्या बनती है? ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है दोस्तों, लेड ऑक्साइड जो होता है ना दोस्तों ये ठोस होता है और दोस्तों जो नाइट्रोजन गैस होती है ना यही लाल भूरे रंग की होती है। कैसे रंग की होती है? भूरे रंग की गैस होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। और जो ऑक्सीजन गैस होती है ये क्या होती है? दहन में सहायक होती है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या निकलती है? ये गैसें निकलती है जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है। तो ठीक है, कौन कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। ठीक है दोस्तों, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है यही भूरे रंग की गैस होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विभिजोतक प्ररोह और मूलों के सिरों पर लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों कौन सा विभज्योतक ऊतक है जो प्ररोह और मूलों के सिरों पर लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है? तो शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम ऊतक जो है ये प्ररोह और मूलों के सिरों पर लंबाई में वृद्धि के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है? दोस्तों गर्भपात ये जो है गर्भ निरोधक विधि नहीं है। कंडोम का उपयोग करके शुक्राणुओं को अंडे तक पहुंचने से रोकना गर्भ निरोधक विधि है। गर्भाशय में कॉपर टी डालना गर्भ निरोधक विधि है। और अंडाशय से अंडों के निकलने को रोकने के लिए हार्मोनल संतुलन में परिवर्तन करना ये भी गर्भ निरोधक विधि है। गर्भपात जो है ये गर्भ निरोधक विधि नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिका आकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों कोशिका का आकार उसके कार्य से संबंधित होता है, जीव के आकार से संबंधित नहीं होता। तो ये आपको याद रखना है, जो कोशिका का आकार होता है उसके कार्य से संबंधित होता है, ना कि जीव के आकार से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बर्तन में भरा तरल पदार्थ समान ऊंचाई पर डैश दाब डालता है। दोस्तों एक बर्तन में भरा तरल पदार्थ समान ऊंचाई पर पात्र की सभी दिशाओं में समान रूप से क्या करता है? दाब डालता है। क्या करता है? पात्र की सभी दिशाओं में समान रूप से दाब डालता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसे हम बोलते हैं विस्थापन। किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मधुमक्खी के सामान्य नाम को उसके वैज्ञानिक नाम से सुमेलित कीजिए। दोस्तों भारतीय मधुमक्खी कौन सी हो जाएगी? तो भारतीय मधुमक्खी होती है हमारी एपिस सेराना इंडिका। तो ये हो जाएगा पहला, किससे? बी से कनेक्ट हो जाएगा। सेल मधुमक्खी की बात करें रॉक बी की, तो रॉक बी जो मक्खी होती है दोस्तों इसे हम बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एपिस डोरसेटा। क्या नाम है इसका वैज्ञानिक? एपिस डोरसेटा जो है सेल मधुमक्खी मतलब रॉक बी मधुमक्खी का क्या है? वैज्ञानिक नाम है। तो दूसरा वाला हो जाएगा सी से कनेक्ट। लिटिल मधुमक्खी लिटिल बी की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? इसका वैज्ञानिक नाम है एपिस फ्लोरी। क्या है? एपिस फ्लोरी। तो ये हो जाएगा डी से कनेक्ट। और इटालियन मधुमक्खी की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों कौन सा? एपिस मेलिफेरा। ऑप्शन नंबर ए वाला। तो क्या हो जाएगा? बी सी डी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी सी डी ए ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय मधुमक्खी एपिस सेराना इंडिका वैज्ञानिक नाम है। सेल मधुमक्खी रॉक बी की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एपिस डोरसेटा। लिटिल मधुमक्खी लिटिल बी की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एपिस फ्लोरी। और इटालियन मधुमक्खी की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एपिस मेलिफेरा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुष्पीय पौधों में कायिक प्रवर्धन का निम्न में से कौन सा लाभ है? दोस्तों पुष्पीय पौधों में कायिक प्रवर्धन का जो लाभ है वो क्या है? ये बीज द्वारा उत्पादित पौधों की तुलना में पहले फूल और फल दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हमारा
हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। लोहे को संक्षारण को रोकने के लिए सामान्यतः किस विधि का उपयोग किया जाता है? दोस्तों लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए जो है धातु पर पेंट या तेल का विलेपन करने का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? धातु पर पेंट या फिर क्या किया जाता है? तेल का विलेपन कर दिया जाता है लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंडल के प्रयोग में जब उन्होंने एक लंबे और एक बौने मटर पौधे का संकरण किया तो F1 पीढ़ी में उन्होंने क्या देखा? तो दोस्तों F1 पीढ़ी में उन्होंने देखा कि सभी पौधे कैसे थे? लंबे थे। कैसे थे पौधे? सभी लंबे थे। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति एक विशाल स्थिर वस्तु को मतलब एक व्यक्ति जो है एक विशाल स्थिर वस्तु जैसे एक खड़ी ट्रक को बल F से धक्का देता है। वस्तु F बल से प्रतिकर्षण करती है। यदि प्रतिक्रिया बल समान और विपरीत हो जैसा कि तृतीय नियम द्वारा सुझाया गया है तो वस्तु त्वरित क्यों नहीं होती? दोस्तों वस्तु त्वरित इसलिए नहीं होती क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तु पर कार्य करते हैं, लेकिन स्थिर वस्तु पर स्थितिक घर्षण लागू अपकर्षण बल F को क्या करता है? संतुलित करता है। क्या होता है? स्थिर वस्तु पर स्थितिक घर्षण लागू अपकर्षण बल को क्या करता है? संतुलित करता है। इस वजह से जो है वस्तु क्या है? त्वरित नहीं होती है। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत परिपथ में प्लग कुंजी का क्या उद्देश्य है? दोस्तों विद्युत परिपथ में प्लग कुंजी का उद्देश्य है यह परिपथ को जोड़ने और वियोजित करने में क्या करता है? मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया करती है? तो सोडियम धातु जो है दोस्तों ये जल के साथ अत्यधिक तीव्रता से क्या करती है? अभिक्रिया करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोलाइड कण डैश द्वारा पृथक होते हैं? दोस्तों कोलाइड कण जो है ये अपकेंद्रन के द्वारा क्या होते हैं? अपकेंद्रन के द्वारा क्या होते हैं? पृथक होते हैं कोलाइडी कण। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो दोस्तों लाइसोसोम को जो है कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब कहा जाता है जब डैश होता है। दोस्तों किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब कहा जाता है जब बल का एक अवयव विस्थापन की दिशा में होता है। विस्थापन की दिशा में यदि बल वस्तु जो है विस्थापन की दिशा में विस्थापित हो जाती है तो क्या हो जाएगा? बल की दिशा में ही विस्थापित हो जाती है तो क्या होगा? बल धनात्मक कहा जाता है। ठीक है, अगर विपरीत होती तो क्या उसे कहा जाता है? ऋणात्मक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, किया गया कार्य कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों। वायुमंडल के उच्च स्तर पर निम्न में से कौन पृथ्वी की सतह को पराबैंगनी विकिरण से परिरक्षित करता है? तो दोस्तों वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन जो है ये पृथ्वी की सतह को पराबैंगनी विकिरण से क्या करता है? परिरक्षित करता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।